तो दोस्तों आज हो गया 15 नवंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उसने कहा है कि यह देश की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वो क्या कर रही है। साथ ही अवैध धर्मांतरण पर कानून की मांग को लेकर 22 नवंबर तक जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्री अखिल गिरी के बयान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पार्टी की तरफ से माफी मांगी है। उन्होंने अखिल गिरी को चेतावनी भी दी है कि अगर फिर से इस तरह की बात करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गिरी के बयान के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही थी। उन्होंने राष्ट्रपति के लुक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार 14 नवंबर को एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को रद्द करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बड़ा झटका दिया है। विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनकी सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच हाई कोर्ट का ताज़ा आदेश मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर डॉक्टर के रिजिजोन की नियुक्ति को ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के खिलाफ है। कर्नाटक में हाल ही में क्लासरूम के भीतर हिजाब को प्रतिबंध करने के बाद जमकर विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच राज्य सरकार ने विवेका योजना के तहत राज्य भर में शुरू की जा रही 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला लिया है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 992 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के नाम पर 10,000 से अधिक कक्षाओं का निर्माण करने की योजना बना रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी और भाजपा नेता रिवाबा जडेजा सोमवार को जामनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान रिवाबा जहां पीले रंग की साड़ी पहनी दिखी तो वहीं उनके पति ने भगवा रंग का कुर्ता पहन रखा था। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा के इस कुर्ते के रंग को देखकर उनके भी जल्द ही भाजपा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के साथ ही डिंपल यादव ने 19 पेज में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। उनके पास कार नहीं है, हथियार भी नहीं है, लेकिन 59 लाख से अधिक के हीरे, मोती और सोने के गहने हैं। वहीं 31 लाख से ज़्यादा का कर्ज है। इसके अलावा पति अखिलेश यादव के पास जो भी संपत्ति है उसमें वो आधी की हकदार है। सैफई और लखनऊ में जो मकान है उनमें भी उनका आधा हिस्सा है। बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच महागठबंधन में बगावत हो गई है। जेडीयू से मनोज कुशवाहा को टिकट मिलने से नाराज होकर आरजेडी नेता शेखर सहनी ने पार्टी छोड़ दी है। शेखर सहनी आरजेडी के प्रदेश सचिव और जिला पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की और अपना त्यागपत्र पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। गुजरात चुनाव में अब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का आरक्षण का मुद्दा भी बाहर आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले ईडब्ल्यूएस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कानून मोदी सरकार का धोखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने संसद में इसका विरोध भी किया था। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए नहीं बल्कि अपर कास्ट का कानून बनाया गया है। गरीब आदिवासी के साथ ये छलावा है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा है कि भारत में 99% मुसलमान अपने पूर्वजों, संस्कृति, परंपराओं और मातृभूमि के लिहाज से हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अतीत में व्यक्त किए गए उस विचार का भी समर्थन किया कि भारतीयों के पूर्वज एक ही थे, इसलिए उनका डीएनए समान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है। पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। लक्ष्य से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी से ही भाजपा सरकार काम चलाने का जोहर दिखा रही है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि सड़कों की बदहाली में भी उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया है। केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत को नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं।
गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जहां भी जा रहे हैं वहां पहले से ही लोग कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत भर के लोग कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन पर है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को केंद्र में रखकर ही विपक्षी एकता हो सकती है। कांग्रेस ने विपक्ष को बहुत कुछ दिया और अब कांग्रेस की बारी है, ये बात समझनी होगी। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस मजबूत होगा तो विपक्ष भी मजबूत होगा। फटी हुई जींस बयान पर विवादों में घिर चुके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बार फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में परसेंटेज के बिना कोई काम नहीं होता है। रावत का कहना था कि ये बात उन्होंने पहले भी कई बार कही है। उन्होंने कहा है कि कमीशनखोरी जैसे मामलों पर लगाम लगाने को सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। रावत ने कहा है कि अधिकारियों को दंडित करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध का विरोध करने छत्तीसगढ़ पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछली सरकार के दौरान हुई घटनाओं पर जवाब देना चाहिए। बघेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्री को पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ देखना चाहिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए सऊद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने हाथ मिलाया है। एमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों दलों ने ये ऐलान किया है। मुस्लिम और दलित बहुल वार्डों में ये दोनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी। एमआईएम जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एएसपी 32 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है वे ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 के आखिरी दिन असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ अच्छे लोग भाजपा में शामिल होंगे। हेमंत बिश्व शर्मा हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी कटाक्ष कर रहे थे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य को ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को पहले रखे, न कि परिवार को। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 117 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। एक दिन पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए 134 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों पर निर्णय लिया गया है।